आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम बृहत्तर भाग का अध्ययन कर रहे हैं। आज का हमारा जो वीडियो होगा वो अंतिम वीडियो होगा बृहत्तर भाग से संबंधित। आज का वीडियो जो अंतिम वीडियो होगा, इसमें जो बचा हुआ पार्ट है उसका अध्ययन करते हैं। हम भारत एवं दक्षिण पूर्वी एशिया, भारत एवं दक्षिण पूर्व एशिया से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी उन पर चर्चा कर रहे थे। और इसमें दक्षिण पूर्व एशिया में एक पार्ट और बचा हुआ है जिसका हम अध्ययन कर लेते हैं। आइए बेहतर भाग में हम अब बात करते हैं चंपा। ये दक्षिणी पूर्व एशिया से संबंधित अगला पार्ट है। जैसे नंबर 4 डालते हैं, इसे नंबर 4 चंपा। चंपा का अन्य नाम मिलता है अत्तम। इसका अन्य नाम मिलता है अत्तम। अन्य नाम क्या मिलता है? अत्तम। और यहाँ दूसरी तीसरी सदी ईस्वी में हिंदू राज्य की स्थापना हुई। दूसरी तीसरी सदी ईस्वी में तीसरी शताब्दी में हिंदू राज्य की स्थापना। यहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, वो ब्राह्मी और पल्लव लिपि में है। ब्राह्मी और पल्लव लिपि में है। ब्राह्मी व पल्लव लिपि में अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार संस्कृत यहाँ की राजकीय भाषा रही थी। संस्कृत यहाँ की राजकीय भाषा रही। संस्कृत यहाँ की राजकीय भाषा रही। तो संस्कृत का महत्व है, ब्राह्मी और पल्लव लिपि का भी महत्व है। और यहाँ रामायण महाभारत का महत्व था। रामायण और महाभारत का महत्व था। और यहाँ के अभिलेखों में ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा मिलती है। कि अभिलेखों में, यहाँ के अभिलेखों में ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा है। ब्रह्मा विष्णु और महेश की चर्चा है। यहाँ के अभिलेखों में ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश यानी भगवान शिव की चर्चा है। इसी प्रकार यहाँ ब्राह्मण एवं बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ा। यहाँ ब्राह्मण एवं बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ा। इसी प्रकार व्यापारियों एवं राजकुमारों के माध्यम से यहाँ भारतीय संस्कृति का प्रसार किया गया। व्यापारियों एवं राजकुमारों के माध्यम से, व्यापारियों एवं राजकुमारों द्वारा यहाँ भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ। भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ। तो हम दक्षिण पूर्वी एशिया में नंबर 4 बात कर रहे हैं, चंपा। अन्य नाम मिलता है अत्तम। अन्य नाम क्या मिलता है? अत्तम।
दूसरी तीसरी शताब्दी में यहाँ हिंदू राज्य की स्थापना होती है। यहाँ की जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी और पल्लव लिपि में मिले हैं। संस्कृत यहाँ की राजकीय भाषा रही। रामायण महाभारत का महत्व था। अभिलेखों में ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा है। यहाँ ब्राह्मण एवं बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ा। व्यापारियों एवं राजकुमारों द्वारा यहाँ भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ। इसी प्रकार भद्रवर्मन यहाँ के प्रारंभिक शासकों में एक शक्तिशाली शासक था। प्रारंभिक शासकों में एक प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली शासक हुआ। भद्रवर्मन यहाँ के जो प्रारंभिक शासक थे उनमें एक शक्तिशाली और प्रसिद्ध शासक हुआ। इसने अपने साम्राज्य का विभाजन 3 भागों में किया। साम्राज्य का विभाजन तीन भागों में। अमरावती, विजय एवं पांडुरंग। अमरावती, विजय एवं पांडुरंग इनके द्वारा अपने साम्राज्य का विभाजन कितने भागों में किया गया था? 3 भागों में। अमरावती, विजय और पांडुरंग। इसी प्रकार इन्होंने माईसोन में भगवान शिव का मंदिर बनवाया। स्थान है एक माईसोन। माईसोन में भगवान शिव का मंदिर बनवाया। माईसोन में भगवान शिव का मंदिर बनवाया और इनका उत्तराधिकारी हुआ गंगाराज। इनका उत्तराधिकारी कौन हुआ? गंगाराज। और ये जो गंगाराज था इन्होंने सिंहासन का त्याग किया। तो इस सिंहासन का त्याग करके गंगा नदी किनारे संन्यास ले लेते हैं। इन्होंने संन्यास ले लिया और ये भारत में आते हैं कौन सी नदी किनारे? गंगा नदी किनारे। तो ये था दक्षिण पूर्वी एशिया से संबंधित अन्य क्षेत्र चंपा, अन्य नाम अत्तम। दूसरी तीसरी शताब्दी में यहाँ हिंदू राज्य की स्थापना होती है। या ब्राह्मी व पल्लव लिपि में अभिलेख प्राप्त हुए हैं। संस्कृत यहाँ की राजकीय भाषा रही। रामायण महाभारत का महत्व था। यहाँ के अभिलेखों में ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा है। यहाँ भारतीय संस्कृति का प्रसार करने का श्रेय किसे दिया जाता है? व्यापारियों एवं राजकुमारों को। भद्रवर्मन प्रारंभिक शासकों में एक शक्तिशाली शासक था। इसने साम्राज्य का विभाजन 3 भागों में किया। अमरावती, विजय और पांडुरंग। माईसोन में भगवान शिव का मंदिर बनवाया और उत्तराधिकारी था इनका गंगाराज। उत्तराधिकारी कौन था? गंगाराज। इस सिंहासन का त्याग करके गंगा नदी किनारे संन्यास ले लेते हैं। तो ये हुआ दक्षिणी पूर्वी एशिया। अब हम इसमें इस टॉपिक में बृहत्तर भारत में एक तो भारत और श्रीलंका, भारत और जापान और भारत और कोरिया, 3 बिंदु और पढ़ने हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं भारत एवं श्रीलंका। भारत एवं श्रीलंका। भारत एवं श्रीलंका। तो श्रीलंका का भारतीय साहित्य में सिंगल द्वीप नाम मिलता है। सिंगल द्वीप और ताम्रपर्णी। तो भारतीय साहित्य में
भारतीय साहित्य में क्या क्या नाम मिलता है? सिंगलद्वीप और ताम्रपर्णी। सिंगलद्वीप व ताम्रपर्णी। श्रीलंका का भारतीय साहित्य में एक तो नाम मिलता है सिंगलद्वीप और एक नाम मिलता है ताम्रपर्णी। इसी प्रकार लगभग 500 ईसा पूर्व, लगभग 500 ईसा पूर्व में भड़ोस के राजकुमार विजय के नेतृत्व में भारतीयों ने यहाँ उपनिवेश स्थापित किया। यहाँ का मतलब श्रीलंका में उपनिवेश स्थापित किया। ईसा पूर्व की बात है, ये बात कब की है? ईसा पूर्व की। तो लगभग 500 ईसा पूर्व में भड़ोस के राजकुमार विजय के नेतृत्व में भारतीयों ने यहाँ उपनिवेश स्थापित किया। इसी प्रकार हम अध्ययन भी कर चुके हैं, सम्राट अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा था। सम्राट अशोक ने महेंद्र एवं संघमित्रा को भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा। इसका हम अध्ययन कर चुके हैं। इसी प्रकार बौद्ध धर्म श्रीलंका का राष्ट्रीय धर्म बना और वर्तमान में भी सर्वाधिक की संख्या बौद्ध लोगों की है। वर्तमान में भी सर्वाधिक संख्या बौद्ध अनुयायियों की है। वर्तमान में भी सर्वाधिक जो संख्या है श्रीलंका में तो सर्वाधिक जो संख्या है वो कौन से धर्म की है? बौद्ध धर्म के लोगों की है। इसी प्रकार आचार्य बुद्धगुप्त आचार्य बुद्धगुप्त ये 4वीं शताब्दी में दक्षिण भारत से सिंघलद्वीप गए। 4वीं शताब्दी में दक्षिण भारत से सिंघलद्वीप गए। 4वीं शताब्दी में दक्षिण भारत से ये कहा जाते हैं सिंघलद्वीप और इन्होंने अनुराधापुर महाविहार में अध्ययन किया था। अनुराधापुर के महाविहार में अध्ययन किया। महाविहार अनुराधापुर का महाविहार कहाँ है? सिंघलद्वीप में, यहाँ इन्होंने अध्ययन किया। इसी प्रकार आचार्य बुद्धघोष 5वीं सदी में श्रीलंका गए। आचार्य बुद्धघोष बुद्धगुप्त हैं। बुद्धघोष 5वीं सदी में श्रीलंका गए। यानी यहाँ श्रीलंका का सिंघलद्वीप और ताम्रपर्णी वर्तमान में श्रीलंका कहा जाता है। इसी प्रकार यदि हम बात करें जो दक्षिण के चोल राजा थे,
उन्होंने सिंघल द्वीप पर लगातार आक्रमण किए थे। दक्षिण के चोल राजाओं ने श्रीलंका पर लगातार आक्रमण किए थे। दक्षिण के जो चोल राजा थे, इधर से चोल पल्लव चालुक्य, अलग से वीडियो अपलोड करेंगे, अलग से उनकी बात करेंगे, सामान्य चर्चा कर रहे हैं। तो चोल राजाओं ने श्रीलंका पर लगातार आक्रमण किए। एक शासक था राजराज प्रथम, राजराज प्रथम, और एक है राजेंद्र चोल। तो जो राजराज प्रथम थे, इन्होंने सिंघल द्वीप के उत्तरी भाग पर अधिकार किया था। इन्होंने सिंघल द्वीप के उत्तरी भाग पर अधिकार किया था। सिंघल द्वीप के उत्तरी भाग पर अधिकार किया था। जबकि जो राजेंद्र चोल है, इन्होंने संपूर्ण सिंघल द्वीप पर अधिकार कर लिया था। संपूर्ण सिंघल द्वीप पर अधिकार कर लिया था। तो जो राजराज प्रथम थे, उन्होंने तो केवल उत्तरी भाग पर अधिकार किया, केवल उत्तरी भाग। जबकि जो राजेंद्र चोल है, इन्होंने संपूर्ण सिंघल द्वीप पर अधिकार कर लिया। और यहाँ पर एक शासक था, श्रीलंका का शासक विजय बाबू। विजय बाबू ये 11वीं शताब्दी का शासक था। इसने क्या किया, चोलों को पराजित करके सिंघल द्वीप को स्वतंत्र करवाया था। इसने चोलों को पराजित करके सिंघल द्वीप को स्वतंत्र करवाया। और वर्तमान में भी जो श्रीलंका में जो बौद्ध विहार है, बौद्ध मूर्तियां हैं, उन पर भारतीय स्थापत्य कला का प्रभाव देखने को मिलता है। तो बौद्ध मूर्तियों एवं विहारों पर, बौद्ध मूर्तियों एवं विहारों पर भारतीय स्थापत्य का प्रभाव देखने को मिलता है। भारतीय स्थापत्य का प्रभाव देखने को मिलता है। जहाँ जो बौद्ध मूर्तियां हैं, बौद्ध विहार है, उन पर भारतीय स्थापत्य का प्रभाव देखने को मिलता है। इसी प्रकार भारत और चीन के मध्य होने वाले व्यापार में मध्यस्थता की भूमिका निभाता था। भारत एवं चीन के बीच होने वाले व्यापार में मध्यस्थता की भूमिका निभाता था। तो भारत और श्रीलंका से संबंधित हम एक बार रिवाइज करने से भारतीय साहित्य में श्रीलंका का नाम मिलता है सिंघल द्वीप और ताम्रपर्णी। सिंघल द्वीप और ताम्रपर्णी। लगभग 500 ईस्वी में बड़ौस का राजकुमार था विजय। बड़ौस का राजकुमार कौन था? विजय। इसके नेतृत्व में भारतीयों ने यहाँ उपनिवेश स्थापित किया। इसी प्रकार अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। बौद्ध धर्म श्रीलंका का राष्ट्रीय धर्म बना। वर्तमान में भी सर्वाधिक जो धर्म को मानने वालों की बात करें तो बौद्ध धर्म के अनुयायी सर्वाधिक हैं। आचार्य बुद्धगुप्त 4वीं शताब्दी में दक्षिण भारत से सिंघल द्वीप गए और यहाँ के अनुराधापुर महाविहार
बाद में अध्ययन किया। आचार्य बुद्धघोष, बुद्धगुप्त है कि बुद्धघोष है, ये 5वीं सदी में श्रीलंका गए। दक्षिण के जो चोल राजा थे उन्होंने श्रीलंका पर लगातार आक्रमण किए थे। एक शासक है राजराज प्रथम, इसने उत्तरी भाग पर अधिकार किया था, तो राजेंद्र चोल ने संपूर्ण सिंहल द्वीप पर अधिकार किया। विजय बाहु श्रीलंका के एक शासक हैं, विजय बाहु, जिनका समय है 11वीं शताब्दी। इन्होंने चोलों को पराजित करके सिंहल द्वीप को स्वतंत्र करवाया था। और यहाँ की जो मूर्तियां हैं, बौद्ध विहार हैं, उन पर भारतीय स्थापत्य कला का प्रभाव देखने को मिलता है। भारत और चीन के मध्य जो व्यापार होता था उसमें श्रीलंका मध्यस्थता की भूमिका निभाता था। तो ये हुआ भारत और भारत और श्रीलंका। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, 2 बिंदु और हैं। एक तो भारत एवं कोरिया, भारत एवं जापान, 2 बिंदु और हैं, इनको भी आप देख लीजिए। भारत एवं कोरिया, भारत एवं कोरिया। यहाँ बौद्ध धर्म चीन से पहुंचा था, ध्यान रखना है, बौद्ध धर्म का आगमन चीन से हुआ। बौद्ध धर्म का आगमन चीन से हुआ था। कोरिया में बौद्ध धर्म का आगमन कहाँ से हुआ? चीन से। 4वीं शताब्दी में सुंदो नामक बौद्ध भिक्षु, 4वीं शताब्दी में सुंदो नामक बौद्ध भिक्षु बुद्ध की मूर्ति लेकर कोरिया पहुंचा। यहाँ महात्मा बुद्ध की मूर्ति, एक सबसे पहले बात करें, यहाँ बौद्ध धर्म का जो आगमन है वो चीन से हुआ है। कोरिया में बौद्ध धर्म का आगमन चीन से हुआ। 4वीं शताब्दी में सुंदो नामक बौद्ध भिक्षु बुद्ध की मूर्ति लेकर कोरिया पहुंचा। यहाँ का एक नगर है प्योंगयांग, प्योंगयांग नगर में भारतीय भिक्षु ने (404 ईस्वी में 2 मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ 2 मंदिरों का निर्माण करवाया। प्योंगयांग नगर में भारतीय भिक्षु ने 404 ईस्वी में 2 मंदिरों का निर्माण करवाया। और 8वीं-9वीं शताब्दी में भारत से योग दर्शन कोरिया पहुंचा। ये 3-4 बिंदु हैं इसमें। तो बौद्ध धर्म का आगमन यहाँ चीन से हुआ है। 4वीं शताब्दी में सुंदो नामक बौद्ध भिक्षु थे, ये बुद्ध की मूर्ति लेकर कोरिया पहुंचा। प्योंगयांग नगर में भारतीय भिक्षु ने 404 ईस्वी को 2 मंदिरों का निर्माण करवाया। और 8वीं-9वीं शताब्दी में भारत से यहाँ योग दर्शन पहुंचा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं भारत और जापान। भारत एवं जापान, यहाँ बौद्ध धर्म का आगमन चीन व कोरिया से हुआ। बौद्ध धर्म का आगमन हुआ जापान में चीन और कोरिया से। कोरिया में चीन से आया, जबकि जापान में चीन व कोरिया से बौद्ध धर्म का आगमन हुआ।
यहाँ बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित किया गया। बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित किया गया। जापान में बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित किया गया। 8वीं शताब्दी में बोधिसैन जापान पहुंचा। बोधिसैन जापान पहुंचा और इसने बौद्ध धर्म का प्रसार किया। बौद्ध धर्म का प्रसार किया। 8वीं सदी में जापान पहुंचा और इसने बौद्ध धर्म का प्रसार किया। इसी प्रकार संस्कृत को यहाँ पवित्र भाषा का दर्जा प्राप्त था। यहाँ संस्कृत को पवित्र भाषा का दर्जा प्राप्त था। यहाँ संस्कृत को पवित्र भाषा का दर्जा प्राप्त था। तो जापान में जो बौद्ध धर्म है उसका आगमन चीन व कोरिया से, जबकि कोरिया में बौद्ध धर्म का आगमन कहाँ से होता है? चीन से। बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित किया गया और यहाँ प्योंगयांग नगर में 2 मंदिरों का निर्माण करवाया गया। तो ये था आपका बृहत्तर भारत। ये जो टॉपिक था आपका बृहत्तर भारत, ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम प्राचीन भारत में ही एक महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण चैप्टर पे चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे। जो चैप्टर होगा प्राचीन भारत में शिक्षा। प्राचीन भारत में शिक्षा, इससे संबंधित यानी प्राचीन भारत में शिक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनका अध्ययन करेंगे। इसके अलावा नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, वल्लभी जो भी विश्वविद्यालय हैं, जो भी प्राचीन विश्वविद्यालय थे, क्यों प्रसिद्ध थे, क्या गतिविधियाँ थी, कौन आचार्य हुए, किन्होंने इनको संरक्षण दिया, इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्राचीन भारत में शिक्षा, प्राचीन भारत में शिक्षा और प्राचीन भारत के प्रमुख विश्वविद्यालय। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।